स्टूडेंट हम लोग आज केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जब कोई पदार्थ मतलब मैटर, और एक तो लिख के, ये तो बहुत बड़ा लिखा रहा है, थोड़ा पतला कर ले इसको। कह रहा है जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तो क्या होता है। ऑप्शन देखो, जब अवस्था बदलेगा तो रासायनिक संरचना बदल जाती है, नहीं ये बात गलत है। भौतिक संरचना बदल जाती है, ये बात सही है। क्योंकि जैसे कह रहा है कि अवस्था बदलता है, जैसे बर्फ है, बर्फ से ये पानी बन गया, तो बताओ इसकी भौतिक अवस्था ही बदली कि रासायनिक अवस्था बदली। तो भौतिक अवस्था बदलेगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना नहीं, लकड़ी का काटना नहीं, उसको फिर से जोड़ दें, ठीक है। भोजन का पाचन, हाँ ये है, क्योंकि एक बार अगर भोजन पच गया तो फिर से उसको भोजन नहीं बना जा सकता, इसीलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैसीय पदार्थों का आकार और आयतन कैसा होता है। तो जो गैस होता है ना, उसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होगा। तो अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन ऑप्शन नंबर डी में ही है, ठीक है। अगला है, जो गैस होता है उसको अगर किसी छोटे से बर्तन में दबा कर रखोगे, जितना गैस लियोगे वो उतना ही जगह घेरेगा जितना कि बड़े बर्तन में रखोगे, पूरा एकदम फैल जाता है, मनबड़ हो जाता है। इसलिए इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन और गया है। जिसमें दबा बंद करके रखोगे उसी आकार का रहेगा। अगला है, द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस के कणों की तुलना में कैसी होती है। तो ठोस के कण एकदम पास पास होते हैं, इसलिए तो वो ठोस कहलाते हैं, और जो द्रव होते हैं उसका थोड़ा दूर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि द्रव के कणों के बीच की दूरी कम होती है और ठोस की ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। नहीं, कम नहीं होते। ठोस में जो होता है, देखो ठोस में दूरी क्या होती है, कम होती है, लेकिन द्रव में अधिक होती है। तुलना कर रहा है ठोस से, तो ठोस की अपेक्षा द्रव में दूरी क्या होती है, उसके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विसरण का एक उदाहरण नहीं है। विसरण मतलब ऐसे फैलाव जिसे बोल देते हैं। अगरबत्ती सुलगा दो, पूरा रूम में महक जाता है, ये क्या है, विसरण की एक घटना ही है। तो ये तो है, इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो पानी में चीनी का घुलना एक तरह का विसरण ही है, ठीक है। ऑक्सीजन का रक्त में प्रवेश करना, ये भी विसरण है। बर्फ का पिघलना, ये कौन सा विसरण है, बताओ कहाँ फैल रहा है, कहीं नहीं फैल रहा है, बस वहीं वहीं पिघल जाएगा, वहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, प्लाज्मा का उपयोग किसमें किया जाता है। तो प्लाज्मा का जो उपयोग है वो टेलीविजन में भी किया जाता है, बिल्डिंग में भी किया जाता है ना, उसको प्लाज्मा ही फॉर्म में बनाया जाता है ना, लोहे को पिघला के एकदम। और अंतरिक्ष यान में भी इसका यूज किया जाता है, मतलब कि इसका मतलब है कि सभी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मतलब जो ढंग से मिला ना हो, उसी को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो इसका उदाहरण कौन सा है। रेत और पानी को अगर मिलाओगे ना तो कब्बो नहीं ढंग से मिलेगा। रेत जाकर भगवा होगा, नीचे बैठ जाएगा, और पानी ऊपर हेरेगा, कहाँ गया रेत, ठीक है। 8वां है,
कि तत्वों को किसमें वर्गीकृत किया गया है। केवल धातु नाही, केवल धातु नाही, एक और फॉर्म होता है जेका कहते हैं उपधातु। तो किसमें वर्गीकृत किया गया है, तो हमें लगता है इसमें आएगा ऑप्शन नंबर, देखो धातु, अधातु और उपधातु, ये तीनों में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस के अणुओं की गति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अणुओं की गति का जो सबसे अच्छा वर्णन करेगा वो कौन से करेगा, यादृच्छा और निरंतरता, यही सबसे अच्छा वर्णन करता है। स्थिर रहे, कौनो पता न चले, कंपन रहे तो पता नहीं चलेगा ना, ठोस, क्योंकि ठोस के कण हमेशा थोड़ी कंपन करते रहते हैं। अगला देख लेते हैं। यदि आप एक बंद कंटेनर में गैस का तापमान बढ़ाते हैं तो दबाव का क्या होता है। जब ताप बढ़ाओगे तो गैस के कण टन 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 ऊपर भागेंगे या इधर उधर प्रेशर लगाएंगे, कहेंगे हम भाग रहे हैं, हमको बहुत आग लगी है। तो दबाव क्या होगा, बढ़ेगा ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 5 अवस्था है। 5 अवस्था कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 ठो, और एक थे प्लाज्मा और एक ठो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तीन अवस्था लेकिन मेन होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 5 अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें मुख्य अगर देखेंगे ना, देखिए अगर पानी लेंगे तो उसको हम न बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में देखे हैं ना प्लाज्मा अवस्था में देखे हैं, लेकिन हम ठोस, द्रव, गैस तीनों फॉर्म इजीली देख सके हैं, तो 3 मार लेते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण द्रव का है। तो द्रव का जो उदाहरण है वो पानी है, और का लिक्विड, द्रव मतलब लिक्विड कहा जाता है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग का, ये तो रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि इसको ना हम फ्रिज में रख के फिर से बर्फ बना सकते हैं, इसीलिए। आगे देख लेते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, बताओ कौन सा है सबसे हल्का तत्व। हाइड्रोजन है, और कौन होगा बताओ। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक कई ठो प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के प्रथम समस्थानिक में, एक कई प्रोटॉन होता है, इसीलिए सबसे हल्का। हीलियम में जाएंगे तो हीलियम में 2 ठो न्यूट्रॉन 2 ठो प्रोटॉन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई मूल कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये अस्थाई मूल कण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई मूल कण, ये तो ऑप्शन नंबर रिपीट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई मूल कण है, इसको पूछना चाहिए था। अस्थाई कौन से, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हरदम मौजूद रहते हैं, लेकिन ये म्यूऑन जो है इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होता है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्या है, क्या है बोलो, अस्थाई मूल कण। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई मूल कण का
जीवन काल कितना होता है? तो अस्थाई मूलकण का जो अस्थाई मूलकण होता है, अस्थाई नहीं, अस्थाई, ये अस्थाई दिया है, तो बहुत छोटे समय के लिए होता है। ठीक है, नाम ही अस्थाई है तो कब तक रहेगा बताओ। अगला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी क्या थी? पढ़ो जरा और उसको बताओ। पहला पढ़ते हैं, यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। अरे किया था, ऐसा क्या बात है? ये ऑप्शन नंबर सही है, मतलब ये पूछ रहा है कमी क्या थी, कमी पूछ रहा है ना, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड क्या किए थे? यह इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन की वितरण की व्याख्या किया था। यह नाभिक के आकार की व्याख्या नहीं कर सका, ये भी किए थे कि नाभिक कहाँ कैसे रहता है, बीच में रहता है एकदम। ठीक है, तो ये सब तो किए थे, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसमें पता है कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम कहेंगे ए कैसे सही होगा? अरे भाई ए सही होगा। कह रहा है यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, कर सका था, इसीलिए ये कमी है। कमी क्या है? तो ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है मैक्सवेल के समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसकी गति की गणना की जा सकती है? तो मैक्सवेल का उपयोग किया गया था, तो प्रकाश का गणना किया गया था। ठीक है, अगला है मैक्सवेल का कौन सा समीकरण बताता है कि एक बंद सतह में गुजरने वाला कुल विद्युत प्रवाह सतह के अंदर के शुद्ध आवेश के समानुपाती होता है? तो ये कौन दिया था? मैक्सवेल का पहला समीकरण जो था, जिसे कहते हैं गॉस लॉ। ठीक है, इसी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप लोग, पढ़ लो ध्यान से। क्वेश्चन हम नेक्स्ट जाते हैं। कह रहा है बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्या होता है जब वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है? बताओ क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में जाता है तो क्या करता है? एनर्जी गेन करता है, प्राप्त करता है। लेकिन अगर निम्न कक्षा में भाग आता उतर आता है, तो निम्न कक्षा में जब उतरेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी घटाएगा, कम करेगा। मतलब कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो निरपेक्ष द्रव्यमान का उपयोग, ये किसी परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर पहले हम 24 वाला पढ़ रहे थे, निरपेक्ष द्रव्यमान का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो परमाणु के आकार का निर्धारण करने में, ये सही हो सकता है। परमाणु की संरचना का अध्ययन करने में, ये भी सही है। और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल द्रव्यमान की गणना करने में, तो तीनों तो एक ही जैसा, तो बिल्कुल सही है। अगला है किसी परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, ऊपर चलते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उपकरण का उपयोग करते हैं। उस उपकरण का नाम पूछ रहा है, बताओ उस साधु संत का नाम बताओ। तो उस उपकरण का नाम क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयन कैसे बनता है? तो आयन जो होता है इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने या निकलने से बनता है। ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में क्या समानता है, बताओ। दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? नहीं, ए पे माइनस चार्ज लगा हुआ, मतलब ई केहू सुधार लिया है, एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है। क्या समानता है पूछ रहा है। दोनों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यही समानता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटॉन नहीं हिलते डुलते हैं। अगला है अष्टक नियम का अपवाद क्या है, बताओ। ये जो अष्टक नियम है इसका अपवाद क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये कभी भी अपना अष्टक नियम पूरा नहीं कर सकते। क्यों? बेचारे इतने लाचार दीनदयाल हैं कि इनका द्विग पूरा होता है, ये अपने द्विग पूरा करने के लिए तरसते रहते हैं, अष्टक नियम में नहीं जाते। अगला है रासायनिक बंधन क्यों बनता है, बता दो। रासायनिक बंधन क्यों बनता है? तो ये परमाणुओं को स्थिर होने के लिए ही बनता है। सब सोचते हैं कि हमारे जो आठ मतलब बाह्य कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे सब बच्चा सोचता है कि हमको मतलब जॉब मिल जाए, उसके बाद फिर अपना घर बनवाए, अपना कार वगैरह ले, अपना नौकर चाकर, मतलब सोच ऐसी होती है। उसी तरह ये लोग भी स्थायी होने के लिए इन लोग का जॉब क्या है कि लास्ट वाला जो होता है इनका सेल, इसमें पूरा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक ये है NaCl। क्यों? Na पर एक ठो प्लस आयन था, जो कोई क्लोरीन में एक कमी था तो इसको दे दिया था। ठीक है, जब इसको तोड़ा जाएगा तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। Na प्लस क्यों? Na ने दिया है इसलिए इस पे प्लस चार्ज आया, और Cl ने लिया है इसलिए इस पे माइनस चार्ज आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक बताओ। ये है मेथेन। क्यों सहसंयोजी यौगिक है? क्योंकि ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन के बीच ना सहसंयोजी बंध बना है। इससे लिया नहीं है कि तुम हमें अपना दे दो पूरा, साझे में काम चला रहे हैं लोग। इनका द्विग पूरा करना है। हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है, चारों अपना अपना द्विग पूरा किए हैं, और ये अपना अष्टक पूरा किया है कार्बन। अगला है आयनन विभव क्या होता है? चलो बता दो, आयनन विभव क्या होता है? तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक, यही सही है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी इनको एनर्जी देनी पड़ती है ना, उससे ही आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ना ही जोड़ा नहीं जाता, कभी भी जोड़ा नहीं जाता। किसी परमाणु में नाभिक के प्रोटॉन कहाँ निकली ना, गधा गधावा। अगला चल रहे हैं। किसी परमाणु, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लें। देखो, कह रहा है क्वेश्चन कि उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव कैसा होता है? तो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। बहुत ज़्यादा अधिक क्यों होता है बताओ, बता लोगे? बहुत ज़्यादा अधिक क्यों होता है? क्योंकि उत्कृष्ट गैसें वो होती हैं जिनकी लास्ट की जो कक्षाएं होती हैं उसमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, मतलब जिसको अपना अष्टक पूरा करना होता है अष्टक पूरा करता है, जिसको अपना द्विग पूरा करना होता है द्विग पूरा करता है। द्विग पूरा करने वाला बस एक ही है, उसका नाम है हीलियम, और बाकी सब अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो बताओ, जो नौकरी वोकरी पा गया एकदम स्थायी हो गया है, अब उसका जॉब छीनने पे आ जाओगे तो वो एकदम मार काट दो तरह हो जाएगा। इसी ऐसे ही जो उत्कृष्ट गैसें ऐसे ही होते हैं, एकदम परिपूर्ण होते हैं कि हमको कोनो दिक्कत नहीं है। इनका पहला ही भरा होता है पूरा अष्टक।
तो इनसे कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो एकदम मार कर लेंगे, मतलब बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन चल रहा है कि क्षार धातुओं का आयनन विभव कैसा होता है? तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत कम होता है। ये तो अपने आप से कहते हैं ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, हमको इसका ज़रूरत नहीं। जैसे सोडियम हुआ बहा देता है, क्लोरीन को दे देता है, या कोई और मांगता रहता है उसको दे देता है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के लिए आयनन विभव का मान किस पर निर्भर करता है? बताओ। परमाणु के आकार पर, या नाभिकीय आवेश पर, या इलेक्ट्रॉनों के परिक्षरण प्रभाव पर? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता का रुझान क्या होता है? ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, इसको हमको जरा बताओ। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है ना, ये देखो बाएं से दाएं बढ़ने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब कि क्या होता है, जैसे सोडियम के पास रहोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, बहाएगा, बोलोगे ले लो हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे ऐसे जाओगे बाएं से दाएं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्लोरीन मिलेगा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन की बंधुता क्या होती है, बाएं से दाएं पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। जब ऊपर से नीचे जाओगे ना तो वो लोग का कोष जो होता है बड़ा हो जाता है, तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा भार लेना नहीं चाहते, बोलते हैं ले लो, जिसको इलेक्ट्रॉन लेना हो हम आसानी से दे सकते हैं, ले लो अपना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? अब बताओ, उत्कृष्ट गैस है और इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये कभी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? बोलेगा हमारे पास एकदम हम मेच्योर हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। तो बहुत कम होती है, शून्य होती है, ठीक है, यूँ कहो कि शून्य, एकदम नहीं छूना चाहते हैं। अगला देख लेते हैं, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? अब हैलोजन वो है क्लोरीन फैमिली वाला है, बताओ कैसी होती है? ये तो दौड़ा रहेगा, हमको आ जाओ हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अणु सहसंयोजक बंध दर्शाता है? नाइट्रोजनों को देख रहे हो, ये रहा। इसी के लास्ट सेल में 3 ठो कमी रहता है, तो सोचता है कोई 3 ठो या तो हमको दे दे, या तो हमसे सहसंयोजी बंध बना के अपना भी काम चलाए, हमारा भी काम चलाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय है? अध्रुवीय कौन सा है? अध्रुवीय का मतलब ये होता है कि जो प्लस आयन और ध्रुवीय होता है, जो वो प्लस आयन और माइनस आयन में टूट जाए, उसे को ध्रुवीय कहते हैं। और जो नहीं टूटता है उसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय कहते हैं। तो CO2 जो है ये नहीं टूटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्रुवीय अणु, क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवीय अणु किसमें घुलनशील होते हैं? जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो जो होते हैं ध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होते हैं। एक बदमाश बच्चे को हमेशा बदमाश बच्चों के ही साथ रहना पसंद रहता है, तो इसीलिए ध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बीच क्या संबंध होता है? मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ये दोनों समान होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?
आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र का n गुना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर, जहाँ n एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तत्व पूछ रहा है, तो तत्व जो है सोना है, चीनी नहीं है, नमक नहीं है, पानी नहीं, ये सब यौगिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है। सजाती मतलब समजाति, सजाती होमोजीनियस। होमोजीनियस जो होता है मतलब जो एक समान मिल जाए, तो पानी और नमक का जो घोल होता है वो एक जैसे मिल जाते हैं हर जगह से। आप कहीं ऊपर से भी ले लोगे उसका घोल और एकदम नीचे से ले लोगे, तब भी हर जगह का स्वाद टेस्ट करोगे तो हर जगह का स्वाद एक ही जैसा रहेगा। इसी को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है, मतलब कि हेट्रोजीनियस। ऊपर से निकालो तो कुछ और स्वाद देगा, नीचे से निकालो तो कुछ और स्वाद देगा। तो ये क्या होता है बताओ। मिट्टी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक गुण नहीं है। तो धातु घातवर्धनी होता है, तन्यता होता है, भंगुरता थोड़ी होता है, चालकता होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका गुण नहीं है। भंगुरता के मारा भकस टूट जाए, बताओ लोहा लेके मारो भकस टूट जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। उसको पीट दोगे चौड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये है तन्यता है, तान दोगे तन जाएगा। उसमें कंडक्टिंग हो जाता है, मतलब उसमें चली जाती है या बिजली भी चली जाती है। तो ये सब गुण धातु के होते हैं। अगला है कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। तो जो चांदी होता है ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक यही होता है। लेकिन कहाँ, भारत सरकार लगाएगी तो सब उचार के ले जाएंगे, पहले पायल बनवाएंगे और कुछ बनवाएंगे, कहेंगे रहे तो पहले बिजली न चाहे, पहले हमको यही चाहिए। अगला है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो पारा जो है मरकरी, ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ये एक तरह का धातु है। ठीक है, और अधातुएं आम तौर पर होती हैं कैसे, कठोर, मुलायम या चमकदार। कठोर मुलायम तो है ही ना, नहीं कठोर तो है ही ना, चमकदार तो है ही ना, ये मुलायम हो सकती है। ठीक है, अधातु बोल रहा है। अगला है कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है, वही जो पेंसिल के नोक में लगाया जाता है। ये करंट को जाने देता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक यौगिक है, मतलब किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, चीनी में भी पाया जाता है, प्रोटीन में भी पाया जाता है, लेकिन ये नमक जो है ना NaCl, इसमें कहाँ कार्बन होगा, ये तो सोडियम और क्लोरीन का मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो भाई आगे चलो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है। सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं बताओ। सांद्रता अगर व्यक्त करना है तो उसके लिए उसका मोलरता और मोललता और नॉर्मलता, ये तीनों पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैसे होता है, मोलों की संख्या मतलब n अपान, अगर मोलरता निकालना है नीचे इसका द्रव्यमान या आयतन लेते हैं, मोलरता नॉर्मलता या इसमें लिखना है तो। ठीक है, और ऊपर क्या लेते हैं, उसके मोलों की संख्या लेते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार से। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी से, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय विलयन का उदाहरण है। जलीय विलयन का उदाहरण है तो चीनी और पानी का मिक्सचर जो है जलीय विलयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन 10 ग्राम NaOH है। अरे भैया चलो कोनो बात नहीं, भार दे दिया है। कह रहा है पर्याप्त पानी में घोलकर 500 ml विलयन बनाकर तैयार किया जाता है। विलयन की मोलरता क्या होगी। इसका हम बताएं ना अभी, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है 10, अणुभार कितना होगा, अणुभार निकाल लेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक सोडियम का क्या होता है 21, तो लगभग ये 23 आता है, 11 होता है, तो 11 दूना 22, ये लगभग 23 आता है। और प्लस OH, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक होता है 8, 8 दूनी 16 इसका परमाणु भार होगा। हाइड्रोजन को 2, ऐसे जोड़ लेंगे तो इसको अगर जोड़ेंगे तो लगभग कितना जाएगा, हाइड्रोजन का 2 नहीं, हाइड्रोजन का 1 होता है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये जोड़ देंगे तो लगभग 40 आएगा। और लेना कितना है, बिलियन कितना है 500 ml। ठीक है, ml इसको लीटर में अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 भी कट गया, 5 1 के 5, 5 दूना 10, तो लगभग कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 इसी में है। समझ में आया कि नहीं ये बात, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भार बटे अणुभार। भार ऊपर 10 ग्राम है, अणुभार नीचे 40 आया है, तो ओवर कट जाएगा, नीचे 4 आएगा, 500 नीचे 2, 1 बटे ऐसे देखो 10 बटे 40 गुड़े 1000, उसको लीटर में अगर चेंज करना होता है, और बटे 500 तो इसका भार दिया है। ठीक है, ये 0 से ये 0 मरा, ये 0 से ये 0 मरा, इसको देखो 5 1 5 दूनी 10, अच्छा नीचे अभी 4 बचा है, तो 4 ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 बटे 2 को क्या कहते हैं, 1 बटे 2 को 0.5 ml कहते हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाय मिस्टेक हम इसको 4 को देखे नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH है, तो इसको तो ऐसे ही निकाला जा सकता है। विलयन का आयतन 1 लीटर है और विलयन की नॉर्मलता ज्ञात किया जाए, तो नॉर्मलता सेम मेथड होता है, बस इसमें तुल्यांकी भार वगैरह निकालना होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लगभग एक नॉर्मल आएगा विलयन, क्योंकि ऊपर 40 है, नीचे भी 40 है, और एक आयतन पूरा ले रहा है, तो नीचे 1 से गुणा कर देंगे, और लीटर में ही दिया है तो काट देंगे तो 1 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चल रहा है, 1 बिलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज है और ग्लूकोज का भार दे दिया है, को 500 ग्राम पानी में घोला जाता है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है,
भार बटे अणुभार कितना है 180 बटे इसको क्या कहते हैं, उसके बाद बटे क्या हो जाएगा द्रव्यमान कितना है 500, लेकिन हमको ना मोलरता का निकालना होता है तो 1000 में निकालना होता है, इसको प्रति लीटर में निकालना होता है। प्रति लीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान 1000 में आएगा तो 0 से 0 कट गए ये 0 से ये 0 कट गया, सभी 0 तो मर गए हैं। 5 एक्के 5 दूनी 10, तो ये कितना आएगा 2 एक्के 2 9 18, तो 9 डिवाइड बाई 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 1 जा बार जाएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाओ 1 जा बार फिर जाएगा। अरे ये तो यही चलता रहेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। रुको इसको मिटन से मिटका लें, ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके के बराबर होता है। अब बताओ 1 मोल का द्रव्यमान उसके किसके बराबर होगा, बताओ। ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के, ठीक है, क्योंकि भार तो ग्राम ही निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को पहचानना है तो 1 मोल में हमेशा समान संख्या में परमाणु होते हैं, 1 मोल में हमेशा समान संख्या में अणु होते हैं, 1 मोल में हमेशा समान संख्या में कण होते हैं। तो हमें लगता है ना ये इसका ऑप्शन नंबर जो होगा किसका, ऑप्शन नंबर हमेशा समान संख्या में कण होते हैं, 1 मोल में हमेशा समान संख्या में, सत्य कथन है ना, तो 1 मोल में हमेशा समान संख्या में क्या होते हैं, हमेशा समान संख्या में कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.5 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना। ओहो द्रव्यमान निकालना है, तो देखिए द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, मास इक्वल टू क्या होता है, भार मतलब वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट अणु भार। तो इस हिसाब से हमको तो भार निकालना है, भार मतलब वेट को निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया है, नहीं मोल कितना दिया है, तो मोल 0.5 दिया है तो 0.5 लिख देंगे, ठीक है। मोल बराबर तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो भार को पूछ रहा है तो भार आपको मालूम नहीं, W लिख दे रहे हैं। अणु भार कितना होगा, इसको सबको जोड़ लो जरा। तो कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक 12 6 दूनी 12 परमाणु भार होता है 1 कार्बन, लेकिन यहाँ 6 कार्बन है, तो 6 गुणे 12 12 72 72 प्लस 12 हाइड्रोजन है, देख लो H12 12 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का बोट्रियम में तो बस एक ही परमाणु होता है, उसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, प्रोटॉन ही बस होता है, इसीलिए 12 है। और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना होता है 8 8 दूनी 16 16 छक्के 96 90 6 96, इसको जरा जोड़ो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, कैरी 1 जाएगा, 1 इसको दे दो, ये 10 बन जाएगा, 10 एक 11 11 और 7
18 हो जाएगा। इतना हो जा रहा है भार बटे मालिकुलर वेट। मालिकुलर वेट इतना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये इधर तो हमको वेट निकल के आ जाएगा। इसको जरा 18 पचे 90, ये 0 से ये दशमलव मर गया, 18 पचे 90 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। जरा इसको इरेज कर दें और आगे चल जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऊपर ये रहा, इसमें कह रहा है आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा की तुलना में कैसा होता है। अब बतावा, जब हवा भीज रहे तो उसका घनत्व क्या होगा बताओ, उसका घनत्व, और शुष्क हवा में, हवा की तुलना में उसका घनत्व कितना होता है बताओ, जरा बताओ बताओ। कम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीगी हुई चीजें एकदम चपका लेती हैं तो घनत्व तो ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे खुला सुखवा दे तो फिर लहरने लगता है। अगला है तापमान बढ़ाने पर वायु घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। जब तापमान बढ़ाएंगे तो वायु घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला है वायु का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो वायु का घनत्व सबसे अधिक जो होता है वो ठंडी हवाओं में होता है, और कहाँ होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ऊंचाई बढ़ाने के साथ वायु घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। देखो, जब ऊंचाई बढ़ाओगे तो वायु घनत्व क्या होगा, घटेगा। तभी तो लोग ऊपर जब जाते हैं या जहाज वहाज में जाते हैं तो बच्चों के कान उन में दर्द करने, खून हल्का मतलब उसका दर्द करने लगता है, इसीलिए दर्द करता है क्योंकि वायु घनत्व कम होता है। ये जो पहाड़ी पे लोग रहते हैं, वायु घनत्व कम होने के कारण ही उनका जो शरीर होता है थोड़ा लाल लाल दिखाई देता है। अगला है कि 173 केल्विन तापमान और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन में कितने मोल होते हैं। तो अभी हम मोल निकालना बता दिए हैं। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो उससे अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 0.5 मोल लगभग आ जाएगा। अपना दिमाग में कैलकुलेट कर लेना। आगे चलते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं वाली मीथेन गैस में कितने मोल होते हैं। तो कितने मोल होते हैं, एक ही मोल होगा। इसको एक अवगाद्रो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस का घनत्व एसटीपी पर 1.78 ग्राम प्रति लीटर है तो उस गैस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 35.6 ग्राम प्रति मोल। तो इसको हम निकालना बता दिए हैं, भार बटे अणुभार। नेक्स्ट है तुल्यांक भार क्या होता है। तुल्यांक भार अगर निकालना होता है तो तुल्यांक भार जो होता है अणुभार बटे संयोजकता। ये जब नॉर्मलता निकाला जाता है तो तुल्यांक भार निकाला जाता है उसमें ज्ञात करने के लिए। तो तुल्यांक भार होता है अणुभार बटे संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु के घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। अच्छा बताओ, ये जो रंग है ये वायु को घनत्व को प्रभावित करेगा क्या, जरा सोचो और बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, थोड़ा और बड़ा कर लेना जा यार, कैसा कैसा हो गया है।
देखो कह रहा एक मोल किसके बराबर होता है। अभी हम लोगों ने उसका पीछे देखा है कि एक मोल किसके बराबर होता है, एक अवगाद्रो संख्या के। तभी तो हमारा एक मोल आया था नाइट्रोजन वाला। तो एक अवगाद्रो संख्या बराबर इतना, कितना, इतना। देखो 10⁻23 है और यहाँ 24 है, ये नहीं होगा, 22 है नहीं होगा, 24 है नहीं होगा, 10⁻23 था तो यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक गुण नहीं है। धातु में आघातवर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, भंगुरता। ये ऑप्शन क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। अगला है लिटमस पेपर को लाल से नीला कौन बदलता है। लाल से नीला तो छलनी, क्षार जो है वो लाल से नीला कर देता। और एक होता है अनील, अनिल से अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये ट्रिक है, ठीक है, क्या है ट्रिक, इसको याद रखना। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्षार होगा, क्योंकि लाल से नीला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। बताओ, प्रबल अम्ल सिरका नहीं आएगा तो सब खा लेते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना बहुत प्रबल अम्ल है ये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है जब एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल का मान 7 क्या दर्शाता है, उदासीनता को दर्शाता है। ठीक है, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस जो है ना प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अगला 1 बिलियन में H+ आयनों की सांद्रता इतना मोल है। इसका पीएच मान कितना होगा बताओ। अगर पीएच मान पूछो, जब ये इसका घतवा क्या दिया है 5 दिया है तो 5 होगा और क्या होगा। नीचे है, नीचे से ऊपर आएगा, log कैसे होता है 1/H+। H+ का मान क्या है 10⁻⁻5, ऊपर जाएगा तो +5 होगा 10⁻5। ये 5 आगे हो जाएगा, log 10 ये कट जाएगा, आएगा 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विलयन का पीएच मान 9 या 9 है, और वो विलयन कैसा होगा जिसका पीएच मान 9 है। अब देखो 7 से ज़्यादा जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है। तो लवण जो है बताओ, HCl तो अम्ल है, KCl जो है ये लवण है। अगला कह रहा है एक अज्ञात विलयन जिसका पीएच मान 3 है तो यह कैसा कैसा अपना प्रकृति दिखाएगा। 7 से कम अम्लीय, ठीक है। अगला है निम्नलिखित अभिक्रिया में H2O की भूमिका क्या है। H2O क्या कर रहा है बता दो, बताओ। H2O जो है ना ये बॉन्स्टेड लोरी अम्ल काम कर रहा है, बॉन्स्टेड लोरी अम्ल, क्योंकि अमोनिया यहाँ क्षार है तो H2O क्या होगा, अम्ल होगा और क्या होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जानते हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताओ। पीएच स्केल 0.14 सही बात, पीएच स्केल 7 उदासीन विलयन हाँ सही बात, 7 से कम अम्लीय सही बात, 14 से अधिक प्रबल अम्लीय विलयन ये कैसे हो सकता। अगला क्वेश्चन है
जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? अभी इसको देख लिए थे। क्या बनता है? लवण और पानी बनता है, नमक और पानी बन जाता है। कैसे कैसे हमको जरा बताओ। जैसे एक क्षार है जिसे NaOH कहा जाता है, और एक अम्ल है जिसे HCl कहा जाता है। जानते हो कि नहीं इसके बारे में? हाँ, ये जो Na है ना, इसको क्लोरीन बहुत पसंद है, तो आएगा क्लोरीन से चिपक जाएगा। तो NaCl एक तरफ का है, नमक है, और बचे कौन? ये लोग बिछुड़े बिछुड़े कहेंगे आओ हम लोग मिल लेते हैं, तो H है, HOH है, तो ये बनेगा H2O। H2O के क्या कहते हैं? जल कहते हैं, और ये नमक है, तो इसीलिए लवण और पानी ये दोनों ही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुर्बल अम्ल के लिए वियोजक स्थिरांक Ka का मान क्या दर्शाता है? तो दुर्बल अम्ल के लिए वियोजक अम्ल Ka का मान जो है अम्ल की प्रबलता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो उभयधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो रेडियो उभयधर्मी क्षय का प्रकार कह रहा है नहीं है, तो इनमें कौन सी बहुत बड़ी की बात है? ये डेल्टा क्षय जो होता है ना, इसका उभयधर्मी क्षय का प्रकार नहीं। बीटा क्षय होता है पता चलता है, गामा क्षय होता है पता, अल्फा क्षय, ये भी तीनों सही है, लेकिन डेल्टा क्षय ये हम नहीं जानते हैं कुछ। नेक्स्ट है कि रेडियो धर्मिता का प्राथमिक कारण क्या है? रेडियो धर्मिता का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये है एक्सरे के संपर्क में आना, ये रेडियो धर्मिता का प्राथमिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे देखते हैं? चलो ऐसे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहा, ये रहा, देखो कैसे मुंह चुरा बैठा है। कह रहा एक रेडियोधर्मी समस्थानिक का आधा जीवन क्या है? एक रेडियो समस्थानिक का आधा जीवन क्या है? तो आधा जीवन इसका ना, जब वह आधे समस्थानिक क्षय हो जाते हैं तो उसी को आधा जीवन कहते हैं। अर्धकाल, अर्ध जीवन काल, जब वह समय जब आधे समस्थानिक क्षय हो जाते हैं तो इसे आधा जीवन काल बचा रहता है। अगला है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 वर्ष है तो 30 वर्ष में उस पदार्थ का कितना भाग शेष रह जाएगा? बताओ, 30 वर्ष में उस भाग का, उस पदार्थ का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो 1/8 रह जाएगा। ये ना पावर में चलता है, जैसे ये 10 वर्ष है तो 2 का पावर 1 है, 10 बढ़ा तो 20 हुआ, तो 20 में 2 का पावर 2 हो जाएगा। जब 10 फिर बढ़ा तो 30 वर्ष बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 1/2 का पावर 8 मतलब 3, मतलब कि 1/8 आंसर आएगा। ये लिख देते हैं तो मीटर हिलना पड़ता है। अगला चलते हैं, कह रहा है एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु जो है 5 वर्ष है, कितने वर्षों में इसकी गतिविधि अपने मूल मान का 1/4 हो जाएगी? तो कितने वर्षों में हो जाएगी बताओ? 1/4, 1000 वर्ष में। अगला है रेडियोधर्मी क्षय में अर्ध आयु क्या होता है? जब रेडियोधर्मी क्षय होता है तो उसमें अर्ध आयु क्या होता है? स्थिर रहता है।
ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं कुछ होता है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न रेडियोधर्मी समस्थानिकों की अर्ध आयु कैसी होती है? समान होती है, शून्य होती है, भिन्न होती है, अनंत होती है? तो ये जो होती है ना, भिन्न होती है। सबकी अर्धायु अपना अलग अलग निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु 100 वर्ष है। कितने वर्षों में इसकी गतिविधि अपने मूल मान का 1/8 हो जाएगी? तो 1/8 जो हो जाएगी 300 वर्ष में हो जाएगी। जब 100 है तो 300 वर्ष आगे जाएगी, तभी तो 108। अरे 2 का पावर जो वो बताए थे ना, वहाँ बस 10 था, 10 से 30 करना था, यहाँ 100 से 300 करना है, और 1/8 इसका मान ही दिया है। अगला है कि यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक लैम्डा है तो इसकी औसत आयु क्या होगी? बताओ। तो 1/λ होगी। अरे इसी से तो 1/8 आया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियोधर्मी क्षय के बारे में सत्य है? तो रेडियोधर्मी क्षय के बारे में सत्य कथन अगर ढूंढना हुआ तो यह एक यादृच्छिक प्रक्रिया है, सही है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है, सही है। रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक सबसे अधिक समय तक जीवित रहता है? रेडियोधर्मी समस्थानिक सबसे अधिक समय तक जीवित रहता है तो वो जो होगा थोरियम 232, ये सबसे अधिक समय तक जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो क्षय की दर को प्रभावित करने वाला कारक है? तो रेडियो क्षय की जो दर है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है? तो तापमान, दबाव, रासायनिक अवस्था, ये तो कौन नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण जीवित ऊतकों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? तो कौन सा ऐसा विकिरण है जो उत्पन्न होता है तो जीवित वस्तु को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा देता है? तो वो विकिरण है गामा किरण। इसी के तो सिकैया क्या होती है? कैंसर की सिकैया इसी से तो होती है। मारते हैं एकदम, झंझनवा देते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो होता ही है, ऊर्जा उत्पादन के लिए भी होता है, कृषि के क्षेत्र में भी होता है, अंतरिक्ष यान में नहीं होता है रेडियोधर्मिता का उपयोग। अगला है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ और औसत आयु के बीच क्या संबंध है? अर्ध आयु और औसत आयु के बीच क्या संबंध है? तो जो औसत आयु होता है ना 1.44 इंटू अर्ध आयु होता है, ये फार्मूला इसका होता है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी चाहिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी रेडियोधर्मी नमूने की औसत आयु 10 वर्ष है तो इसकी अर्ध आयु क्या होगी? औसत आयु 10 वर्ष है तो अर्ध आयु ये होगी, क्योंकि अभी फार्मूला ये देख रहे हैं, इसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बोलो ऑप्शन नंबर क्या आएगा?
क्या पूछ रहा है? यदि किसी रेडियोधर्मी नमूने की औसत आयु 10 वर्ष है, औसत आयु 10 यहाँ रखेंगे, अर्धायु पूछा है तो औसत आयु 10 वर्ष है, 10 अर्धायु पूछा है ना, उसकी अर्धायु क्या होगी बटे 1.44। नहीं, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आएगा 10/1.44। ये लगभग 14 मान लो और इसको 100 कर दो तो 14 25 70, 14 छंग 84, 14 अट्ठे 96 लगभग, नहीं 14 सत्ते 98, 14 सत्ते लगभग सत्ते बार जा रहा है, मतलब 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रहा केमिस्ट्री का प्रैक्टिस से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।